वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IAS स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने हिस्ट्री की प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर 3 क्लास 8 के हिस्ट्री को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस प्रकार से वीडियो श्रृंखला में इसी प्रकार से वीडियो को बनाए जाएंगे। पहले हम क्लास के उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले होंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया है? 1765 में। 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। और 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, और उस इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। 1765 में बंगाल का दीवान बनने के बाद कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो आफ्टर बिकमिंग दीवान ऑफ बंगाल इन 1765, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित करना, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब इस प्रकार से देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले क्या थी, भारत में चीजों को खरीदने के लिए वहां से गोल्ड और सिल्वर, ये सारी चीजों को क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, और उसके बदले में यहाँ पर चीजें भारत की खरीदती थी। लेकिन जब से इन्हें यह दीवानी प्राप्त हो जाती है, वो यहीं से इतनी रेवेन्यू इकट्ठा करने लगते हैं कि ये गोल्ड इंपोर्ट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, और भारत से अर्जित किए गए राजस्व से ही वो इन कच्चे पदार्थों को खरीद सकते थे। तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित करना इसका सही उत्तर होगा। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोडक्शन कब हुआ है? इसका सही उत्तर है 1793, 1793 में। एक्चुअली ये देखे तो ये सब क्या थे? रिफॉर्म्स थे। ये सुधार के प्रयास किए गए, रिफॉर्म्स इन लैंड सेटलमेंट, ठीक है। रिफॉर्म्स इन लैंड सेटलमेंट, जिनमें बारी बारी से हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? वही था कि अधिक से अधिक रेवेन्यू के डिमांड को क्या करना, बढ़ाना, एक फिक्स्ड इनकम हमें क्या करना, प्राप्त करना। आइए, स्थायी बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो कब लगा है? 1793 में लगा है। स्थायी बंदोबस्त के तहत किसे जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी? मतलब जो स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट थी, कि इन जमीनों से जो लगान है वो लगान को इकट्ठा करके कौन देगा? तो उसका सही उत्तर था किंग और तालुकदार थे, उन्हें जमींदार माना गया, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके अंग्रेजों तक, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाएंगे। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों द्वारा दिया जाने वाला राजस्व कैसा था? तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी, उसमें जो रेवेन्यू दी जाती थी वो किस प्रकार से थी? क्या वो हर 5 साल में बदलता था, अस्थायी रूप से तय था, फसल पर निर्भर था, या हर साल तय होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी रूप से तय था। शुरुआत में ये क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं परमानेंटली कि हमें इतना परसेंट चाहिए सपोज। अब वो क्या होता है कि ये एक तो काफी ज्यादा हाई होता है, और परमानेंटली फिक्स्ड हो जाने के कारण प्रॉब्लम ये होती है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी साल फैमिन हुआ, अकाल आ गया, प्रोडक्शन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, लेकिन जो रेवेन्यू था वो तो फिक्स्ड था, और इस कारण से फिर ये समस्याएं होती थी। तो ये इसके डेमेरिट्स थे, स्थायी रूप से तय था। सूर्यास्त कानून किस व्यवस्था से जुड़ा था? तो ये भी स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। इसके तहत अगर जो जमींदार सूर्य अस्त होने तक जमींदार जो रेवेन्यू थे, अगर वो जमा नहीं कराते थे एक निश्चित तिथि तक, तो उनकी जमींदारी चली जाती थी और वो फिर किसी दूसरे को नीलाम कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे जमींदार जो थे अपने जमीन से, जमींदारी से हाथ खो बैठे थे। इस कारण से होता क्या था कि आगे चलेंगे तो इसका जब विरोध किया जाएगा तो जमींदार भी इनमें शामिल होंगे। 1770 के दशक में बंगाल की 1/3 आबादी किस कारण समाप्त हो गई? तो इसका सही आंसर था अकाल। 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्व वसूली के लिए कौन सी नई प्रणाली लागू की गई? विच न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन अर्ली 90s? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? द महालवारी। महालवारी व्यवस्था किसने तैयार की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवारी पूछेगा, हॉल्ट मैकेंजी।
परमानेंट सेटलमेंट पूछेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आगे आएंगे अभी हम। मारवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो इसे भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक सीमित स्तर पर। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का आकलन किसके आधार पर किया जाता था? महल के स्थान पर। अब देखेंगे एनसीईआरटी में बॉक्स में भी दिया गया कि महल क्या था, तो ये गांव होते थे या गांवों का क्या होता था? समूह होता था। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूली की जिम्मेदारी किसे थी? इसमें गांव के मुखिया को होता था, विलेज हेडमैन को, जिसे लंबरदार भी कहा जाता था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगेगा कि हम इस मिडिल मैन को क्यों रख रहे हैं साथ में। ठीक है, इस मिडिल मैन को तो हम हटा सकते हैं। इस कारण से फिर देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जमीन थी, लैंड थे, सपोज महल थे। अब बात हुई कि ये इनसे कलेक्ट करते हैं और फिर इन्हें देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा धीरे धीरे कि हम जो ये बात बीच में इस मिडिल मैन को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, इस उद्देश्य से कि ये क्या करेंगे, लैंड के अंदर रिफॉर्म करेंगे। और लैंड के अंदर रिफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा। लेकिन ना इन्होंने लैंड में रिफॉर्म किया, ना ही प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। तो फिर अगली जो व्यवस्था ये सेटलमेंट लाएंगे, उनमें ये मिडिल मैन को ही समाप्त करने वाले होंगे। तो ये था, ये देखते हैं। रैयतवारी व्यवस्था का आरंभिक प्रयोग किसने किया था? तो ये नई प्रकार की व्यवस्था थी, रैयतवारी व्यवस्था। हम देख रहे हैं रैयत से था रिलेटेड सीधे सीधे। ये देखेंगे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये तीन नाम हमने देखने हैं, चार याद रखने हैं। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। रैयत व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ये मद्रास और बॉम्बे के पहले कुछ स्थानों पर लागू की गई थी, उसके बाद आगे। रैयतवारी व्यवस्था में राजस्व किससे सीधा तय होता था? ये सीधे सीधे किसान से, रैयतों से तय किया गया। इसी बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो गया, उन्होंने मिडिल मैन को प्रॉफिट देना बंद कर दिया। रैयतवारी व्यवस्था में राजस्व की मांग कैसी थी? तो इसमें राजस्व की मांग बहुत अधिक होती थी और कठोर थी, वेरी हाई एंड रिजिड। इतना मुश्किल होता था कि रैयत को डायरेक्ट वो चुका पाना काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम होती थी। रैयतवारी व्यवस्था से गांव में क्या समस्याएं हुई? तो गांव में ये समस्या हुई कि किसान जिस जगह पर खेती करते थे वो पूरे के पूरे गांव खाली हो गए, किसान वहां से छोड़कर चले गए इन व्यवस्था से बचने के लिए, क्योंकि वो लगान चुका नहीं पाते थे और इस कारण से उनकी जमीनें चली जा रही थी। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी थी? क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण हुआ? औद्योगिक क्रांति, फ्रांस में आपूर्ति कम होगी, मसालों की कमी होगी? जिसका सही उत्तर है औद्योगिक क्रांति। जैसा कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में ब्रिटेन में आ चुकी थी, और उस क्रम में औद्योगिक क्रांति के कारण वहां कच्चे पदार्थों के द्वारा कपड़े का काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा था, और कपड़े को कलर करने के लिए नील की काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी। इस कारण से यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है। भारत में नील की खेती की दो प्रमुख प्रणालियां क्या थी? तो दो प्रमुख प्रणाली कौन कौन सी थी? निज और रैयती, ये दो प्रमुख प्रणाली थी। नील की निज खेती का क्या अर्थ था? नील की निज खेती का ये अर्थ था कि जिसे बागान मालिक अपनी जमीन पर उगाते थे वो निज खेती कहलाती थी, और रैयती वो होता था, या दूसरी जो रैयती थी, जब रैयत अपने जमीन पर उगाते थे। निज खेती के लिए बगान मालिक मजदूर कहाँ से लाते थे? तो किराए पर, हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब ये इस कारण से ये सवाल दिया गया क्योंकि ये निज खेती या फिर इंडिगो प्लांटेशन केवल इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर जहां पर भी उनकी कॉलोनी थी, कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया के अलावा बाहर जहां पर भी थी, वहां पर भी ये नील की खेती कराई जा रही थी, इसलिए हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड था। रेती खेती का क्या अर्थ था? किसान अपनी जमीन पर नील उगाते थे। रेती व्यवस्था में किसान किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते? तो ये एक सट्टा होता था, उस सट्टे पर ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता था, जिनमें इन्हें एडवांस के रूप में कुछ दी जाती थी, एडवांस कैश के रूप में दी जाती थी खेती करने के लिए। यही किसान को नील उगाने के लिए क्या मिलता था? तो ये मिलता था कैश एडवांस, नगद कर्ज। किसान नील की खेती करने से क्यों कतराते थे? क्योंकि प्राइसेस काफी ज्यादा कम थी, कीमत बहुत कम था, तो जो इंडिगो का इनको पेमेंट होता था, वो जो उसकी प्राइस थी, प्राइस काफी लो होती थी तुलनात्मक रूप से जो दूसरी जगहों पर मिल रहा था। इस कारण से ये इससे कतराते थे कि इसमें मेहनत भी होता था और वो भी नहीं होता था। नील की खेती से भूमि की उर्वरता पर क्या असर पड़ता था? एक कारण वो था। दूसरा ये था कि
देखिए, भूमि सूखी हो गई, चावल की खेती कठिन हो गई, पानी कम चाहिए था, मजदूरी ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड मोर लेबर। एक तो ये नहीं होगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन ऑन सॉइल फर्टिलिटी? तो अगर सॉइल फर्टिलिटी की बात होगी तो मोर लेबर की कोई बात ही नहीं है ना। भूमि लैंड बिकम ड्राई, चावल की खेती कठिन हो गई। ये दोनों में से आपका सही उत्तर हो सकता है। तो आप बताइए, नील की खेती से भूमि की उर्वरता पर क्या असर पड़ता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, कि जो फूड प्रोड्यूसिंग जो क्रॉप्स थे उसकी संख्या कम हो जाती थी, वो खेती कठिन हो जाती थी। नील विद्रोह कब होता है? 1859 में होता है। इंडिगो रिबेलियन इसी कारण से होता है कि वो नील खेती करने से मना कर देते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। अब यही इंडिगो रिबेलियन के कारण फिर क्या बनेगी? एक नील आयोग बनेगा। ठीक है। और इस नील आयोग के बाद जो भी ये डिसीजन होंगे, ये नील्हे यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और इन्हीं नील इंडिगो प्लांटर्स का जो पलायन हो जाएगा वो कुछ बिहार के क्षेत्रों में बचा हुआ होगा, जहां पर ये चंपारण में फिर नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के रूप में देखेंगे। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये यहाँ बंगाल में। नील विद्रोह में किसानों को किसका समर्थन प्राप्त हुआ? तो मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था कि आगे जब नील का विद्रोह होगा या इनके द्वारा विद्रोह किया जाएगा तो उनमें जमींदार और गांव के मुखिया का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि इस अभी तक के जो भी सेटलमेंट्स थे, प्रथाएं थी, उनमें उनका भी शोषण हुआ था और वो भी इससे हताहत थे। नील आयोग क्यों बनाया गया था? नील आयोग जो नील खेती करने वाले किसान थे उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए बनाई गई थी नील आयोग। नील आयोग ने किसे दोषी ठहराया? इन्होंने बगान मालिकों को दोषी ठहराया कि भाई ये आपकी गलती है, आप किसी से जबरन नील की खेती नहीं करवा सकते हैं। नील आयोग ने किसानों को क्या अधिकार दिया? ये अधिकार दिया, नील न उगाने की स्वतंत्रता उन्हें दी गई। यही बात कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई फोर्सफुली आपसे ये नील की खेती नहीं करवा सकता है। बंगाल के बाद नील उत्पादन कहाँ गया? बंगाल के बाद नील उत्पादन कहाँ चला जाता है? बिहार में चला जाता है, जहां पर हमने डिस्कस किया अभी। गांधी जी ने 1917 में किस स्थान पर नील आंदोलन चलाया था? चंपारण बिहार में चलाया था। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया पौधा कहाँ का मूल निवासी था? ये बात याद रखनी कि नील का ही नाम है इंडिगोफेरा, या आपको साइंटिफिक नेम हो गया उसका, नील का ही नाम है, इंडिया का था। यूरोप में 13वीं सदी तक कपड़े रंगने के लिए किस पौधे का उपयोग होता था? वुड का इस्तेमाल होता था, वहां पर ये वुड का इस्तेमाल हो रहा था। और इंडिया में इंडिगो का होता था, लेकिन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं था। इंडिगो जो थी उससे जो कलर आते थे वो कलर काफी वाइब्रेंट होता था, है ना, काफी अच्छे क्वालिटी का होता था कलर, लेकिन वुड उसकी तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए बाद में यूरोप में हम देखेंगे कि जो भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो वुड को यूज कर रहे होते हैं या वुड का जो डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो इंडिगो को एज अ कंपटीशन देखने लगते हैं। वुड उत्पादकों ने नील का विरोध किया फिर, है ना। क्यों किया था? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके मार्केट को ही एंड कर देगा, बाजार को खत्म कर देगा। बंगाल में बागान मालिकों ने जमीन कैसे बढ़ाई थी? तो ये ऑब्वियसली था, किसानों को मजबूर करके, फोर्सिंग करके, है ना। हमने देखा कि कैसे हाई रेंट रखा, हाई रेवेन्यू फिक्स किया, लगान, और उस कारण से वो चुका नहीं पाते थे, नॉट पेड होता था। और उसके बाद उनकी लैंड क्या ले ली जाती थी? जमीनें ले ली जाती थी। 18वीं सदी के अंत में बंगाल में सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली फसल कौन सी थी? तो ये नील था। सबसे ज्यादा हमने ये किया था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और भी बहुत सारी कॉलोनीज जहां पर फैक्ट्रीज थी, जहां पर कपड़े बन रहे थे, उन्हें रंगने के लिए इंडिगो की जरूरत होती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियोज में हम फिर क्लास 8 के अगले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ ही हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले होंगे। So thank you, keep watching our videos and subscribe, and do like our channel and share our videos. Thank you.